मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज सदन विद्याश्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th के छोटे से टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत, विटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत के द्वारा ही सबसे पहले प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया गया। इसी सिद्धांत के द्वारा ही कार्बनिक कंपाउंड आगे से आगे बनते गए। कहने का मतलब सबसे पहले प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस सिद्धांत द्वारा हुआ? जैव शक्ति सिद्धांत। तो सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत है क्या? ये सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस 1815। बर्जीलियस की ये धारणा थी कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है उन सभी का निर्माण केवल जीवधारियों के स्रोतों से ही संभव है। किससे संभव है? जीवधारियों के स्रोतों से ही संभव है। इनका निर्माण कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संभव नहीं है। कहने का मतलब बर्जीलियस की यह धारणा थी कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है उन सभी का निर्माण केवल जीवधारियों के स्रोतों से ही संभव है। कृत्रिम विधियों द्वारा इनका संश्लेषण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। इसे ही क्या कहते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में सन 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? अकार्बनिक यौगिकों के मिश्रण को गर्म किया। अब वोलर ने कौन कौन से अकार्बनिक यौगिक लिए थे? एक तो था अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट। इन दोनों अकार्बनिक यौगिकों को क्या किया? गर्म किया। अमोनियम सल्फेट यानी NH4 2SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट, दोनों मिश्रण को गर्म करके NH4CnO प्लस K2SO4 प्राप्त किया। अब जो ये अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ है इसको वोलर ने दोबारा गर्म किया, दोबारा उष्मा की दी, दोबारा गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ? NH2C+O इसका क्या नाम है? यूरिया। इसे क्या बोलते हैं? प्रथम कार्बनिक यौगिक। तो वोलर ने अकार्बनिक यौगिकों के मिश्रण को गर्म करके प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। वोलर के सिद्धांत से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। यानी वोलर के इस सिद्धांत से जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हुआ? खंडन हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे प्रयोगशाला में नए कार्बनिक यौगिकों की खोज की जाने लगी, यानी नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाने लगा। हमारे दैनिक जीवन में भी हम प्रतिदिन बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड को काम में लेते हैं, जैसे टेबल, तेल, कुर्सी, प्लास्टिक, रबर, पेंसिल, पेट्रोल, इन सभी में कार्बनिक कंपाउंड होता है जो हम दिन प्रतिदिन काम में लेते हैं। कार्बन परमाणु की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है और विशेष गुणों के कारण यह अन्य परमाणुओं के साथ क्रिया करके बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड यानी बहुत सारे अणुओं का निर्माण करता है। प्रकृति में जितने भी एटम या जितने भी परमाणु हैं उनसे 2 गुने या 3 गुने अधिक मात्रा में कार्बनिक कंपाउंड उपलब्ध है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्बन परमाणु की विशेषता।
सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन परमाणु की विशेषता, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले विशेषता मुख्य रूप से ये आती है कि कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक एटम नंबर कितना होता है 6, और कार्बन परमाणु का प्रतीक चिन्ह क्या होता है C। अब इसके बाद में कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p2। अब इसके बाद में कार्बन परमाणु की ज्यामिति। तो कार्बन परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है समचतुष्फलकीय। कार्बन परमाणु की संरचना कैसी होती है समचतुष्फलकीय। इसमें कार्बन कहाँ होता है सेंटर में होता है, चारों संयोजकताएं किस रूप में होती है एक चतुष्फलक के रूप में होती है, और चारों कोनों पर क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु। दो बंधों के मध्य बंध कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे किसका एग्जांपल है ये मेथेन। तो मेथेन की संरचना कैसी होती है समचतुष्फलकीय। इसमें कार्बन एटम सेंटर के अंदर होता है और चारों संयोजकताओं क्या होती है कोणों में एक चतुष्फलक के रूप में निर्देशित होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये बंध कोण क्या होता है। कार्बन की ये दो संयोजकताएं, दोनों संयोजकताएं यानी दो निकटवर्ती बंधों के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं बंध कोण। क्या कहते हैं बंध कोण। तो कहने का मतलब कार्बन की संरचना कैसी होती है समचतुष्फलकीय, और दो बंधों के मध्य बंध कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसके बाद में आता है कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। जैसे कई प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे है मेथेन, फॉर्मूला क्या होता है CH4, यानी कार्बन की चारों संयोजकताओं पर एकल संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण ले लेते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस पे भी क्या है चारों एकल संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार कार्बन की दो संयोजकताओं पर एकल संयोजी परमाणु और एक डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा रहता है द्विसंयोजी परमाणु, जिसे क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। जिसे क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार एक एकल संयोजी व एक त्रिसंयोजी, तो इसका क्या नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या नाम होता है इसका हाइड्रोजन साइनाइड। यानी कार्बन के साथ एक एकल संयोजी परमाणु जुड़ा हुआ है, दूसरा त्रिसंयोजी परमाणु जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब एकल संयोजी द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी है क्या। एकल संयोजी का मतलब जो एक संयोजकता से जुड़ा हो, द्विसंयोजी का मतलब जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, त्रिसंयोजकता का मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। कहने का मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो अलग अलग परमाणु से एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा या त्रिबंध द्वारा जुड़ सकती है, अलग अलग प्रकार के परमाणु बना सकता है। अब इसके बाद में एक मुख्य गुण है कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है।
कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर अशाखित, शाखित एवं चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है जो अशाखित, शाखित एवं चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। कहने का मतलब कार्बन परमाणु आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं जो अशाखित, शाखित या चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब जैसे अशाखित, अशाखित का मतलब नाम से स्पष्ट है। ए का मतलब नहीं, शाखित का मतलब यानी शाखा। जिस प्रकार एक पेड़ पे एक टहनी होती है, उसके चारों ओर यदि शाखा नहीं होती है, मतलब बिल्कुल सीधी एक टहनी है, तो वो कैसी है भाई? अशाखित। जैसे CH3, CH2, 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 CH3 एक बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, यानी एक प्रकार की पेड़ की क्या है? टहनी है। इसका नाम क्या होता है? एन पेंटेन। क्या नाम होता है? एन पेंटेन, जो किस रूप में है? अशाखित, मतलब इसकी कोई भी शाखा नहीं है। दूसरा लेते हैं शाखित। शाखित का मतलब जिसमें क्या हो? शाखा हो, एक श्रृंखला हो, साथ में क्या जुड़ी हो? शाखा। जिस प्रकार पेड़ की टहनी होती है उसमें कुछ शाखाएं भी होती है सेम, वैसे ही ये क्या होती है? शाखित। यानी CH3, CH, CH3, CH2, CH3, इसमें ये क्या? एक प्रकार की श्रृंखला है। यदि इसको हटा दें तो ये क्या है? अशाखित। यदि इसको हम हटाए नहीं तो ये क्या है? शाखित। कहने का मतलब इस टहनी के साथ क्या जुड़ी हुई है? एक शाखा जुड़ी हुई है, जो किस रूप को दर्शाती है? शाखित रूप को। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन, जो शाखित के रूप में है। इसी प्रकार चक्रीय, अब नाम से स्पष्ट है, चक्रीय मतलब चक्कर के रूप में, मतलब एक वलय के रूप में, यानी एक रिंग के रूप में जो यौगिक होते हैं आपस में कार्बन कार्बन परमाणु जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, वो क्या होते हैं? चक्रीय यौगिक। जैसे बेंजीन, प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन परमाणु, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो देखो इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक वलय का निर्माण कर रहे हैं। वो कौन से यौगिक हैं? चक्रीय। तो इसे क्या नाम देंगे? बेंजीन। ठीक है। तो कार्बन परमाणु में विशेष गुण पाया जाता है अशाखित, शाखित एवं चक्रीय यौगिकों का जो निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? श्रृंखलन प्रवृत्ति। ठीक है। अब अगली विशेषता है क्या है? कार्बन कार्बन परमाणु, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करते हैं। जैसे प्रत्येक में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो यानी एल्केन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो ये क्या है? एल्कीन। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है? एल्काइल। कहने का मतलब कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एकल, द्विबंध व त्रिबंध का निर्माण कर सकते हैं। अगली विशेषता है जो इंपॉर्टेंट है, कार्बन व हाइड्रोजन। कार्बन व हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणता लगभग क्या होती है? समान। ध्यान दीजिएगा,
कार्बन व हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणता लगभग समान होने के कारण कार्बन व हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बराबर साझेदारी कर सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं CH4, कार्बन सेंटर में, हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, यानी संयोजकता कितनी होती है, एक। इसी प्रकार कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 4, यानी वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, बंध का निर्माण यानी सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर लेंगे, सहसंयोजक बंध का निर्माण। अब हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लिया, यानी हाइड्रोजन ने कैसा विन्यास कर लिया, हीलियम गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लिया। कैसे, मतलब हीलियम मतलब 2 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके पास, 2। तो हाइड्रोजन ने कैसा विन्यास प्राप्त कर लिया, हीलियम गैस जैसा। इसी प्रकार कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजनों के एक इलेक्ट्रॉन बराबर साझेदारी करके कार्बन क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो कार्बन कैसे प्राप्त कर लेगा, अष्टक, और क्या बना दिया, एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। क्या बन गया, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक, ठीक है। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक इधर कर दो, एक इधर है तो एक इधर कर दो। अब 2 बच गए। अब यहाँ पे नीचे लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नीचे कोई एटम भी नहीं है, परमाणु भी नहीं है। तो कहाँ लगा देंगे, जिधर परमाणु होगा उधर क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर साझेदारी करके द्विबंध बनाएंगे, तो 2 इधर लगा दिए, एक यहाँ लगा लिया और एक यहाँ। तो हाइड्रोजन ने क्या कर लिया भाई, सहसंयोजक बंध का निर्माण, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, तो 2 इस परमाणु के भी काम में ले लेगा, तो क्या कर लेगा, अष्टक। इसी प्रकार इसके भी काम में ले लेगा, तो क्या कर लेगा, अष्टक। कहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणता लगभग समान होने के कारण दोनों बराबर साझेदारी करके सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। ये कार्बन का एक विशेष गुण होता है। अब हम पढ़ते हैं, क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। तो हम चर्चा करते हैं हाइड्रोकार्बन पर। हम चर्चा करते हैं भाई हाइड्रोकार्बन पर। अब देखो नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, C2H6, C3H7, C4H10, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 2014 में, 16 में, 18 में, ये पूछा हुआ है 10th क्लास के अंदर। तो क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का है भाई, 2 नंबर, 2 प्रकार का। तो कौन कौन सा होता है, एक तो होता है विवृत श्रृंखला युक्त, दूसरा क्या होता है, संवृत श्रृंखला युक्त। अब विवृत श्रृंखला युक्त यौगिकों को दूसरा नाम भी होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन।
क्या होता है, अचक्रिय हाइड्रोकार्बन। तो इनका भी क्या होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब अचक्रिय हाइड्रोकार्बन यौगिकों का एक नाम और भी होता है एलिफेटिक कंपाउंड, और इनका क्या होता है, वलययुक्त यौगिक। तो कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, दो प्रकार से, विवृत श्रृंखला युक्त और संवृत श्रृंखला युक्त। विवृत का मतलब, विवृत मतलब बिना वृत्त के, बिना वृत्त के मतलब यानी एक श्रृंखला के रूप में जितने भी यौगिक होंगे, यानी अचक्रीय यानी एक बिना चक्कर के, मतलब एक बिल्कुल सीधी श्रृंखला के रूप में जितने भी यौगिक होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, अचक्रीय या फिर विवृत श्रृंखला युक्त यौगिक होंगे। और संवृत, संवृत मतलब एक वर्त के रूप में, यानी एक वलय के रूप में, एक चक्कर के रूप में जितने भी कार्बन कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं वो सारे सारे चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। कौन कौन सा होता है, एक तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से होते हैं, इसमें आता है एल्केन। कौन सा आता है, एल्केन। एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं वो होते हैं एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो है एल्कीन और एक है एल्काइन। अब एल्कीन का मतलब इसमें कार्बन कार्बन परमाणु किस रूप में जुड़े रहते हैं, द्विबंध के रूप में। किस रूप में जुड़े रहते हैं, द्विबंध के रूप में। और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु त्रिबंध के रूप में जुड़े रहते हैं। ऐसे यौगिक कौन से होते हैं, एल्काइन। ये हो गया विवृत श्रृंखला युक्त दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। अब हम पढ़ते हैं संवृत श्रृंखला युक्त। संवृत श्रृंखला युक्त कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहला है एलिसाइक्लिक। कौन सा है, एलिसाइक्लिक। दूसरा कौन सा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक यौगिक कौन से होते हैं, ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, बिना धुएं के साथ जलते हैं, वो सारे यौगिक कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक। जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, तो ये सारे यौगिक कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक। अब है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर धुएं के साथ जलते हैं, धुएं के साथ जलते हैं और विशिष्ट गुणों के कारण पहचाने जाते हैं, क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक। जैसे बेंजीन, फिनोल, नाइट्रोफिनोल, एनिलीन, जितने भी बहुत सारे एरोमेटिक यौगिक है जो जिनको जलाने पर किस रूप में जलेंगे, धुएं के साथ जलेंगे, वो सारे सारे कौन से यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, दो प्रकार से है। पूरा का पूरा रेखा चित्र ध्यान से पढ़ लेना। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार हर साल ये क्वेश्चन, लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम नामकरण, नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। नामकरण, नोमेनक्लेचर।
तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को नामकरण के लिए 3 प्रकार की पद्धतियां बनाई गई है। सबसे पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न या कार्विनोल पद्धति, तीसरी है सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पद्धति आईपीएसी पद्धति। तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धतियां प्रचलित है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ पद्धति। सबसे पहले कौन सी पढ़ते हैं? रूढ़ पद्धति, ट्राइवल मेथड। तो रूढ़ पद्धति की मुख्य विशेषता ये है कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है उन सभी का नामकरण प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर किया जाता है। यानी रूढ़ पद्धति पर जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है उन सभी का नामकरण प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर किया जाता है या प्राकृतिक स्रोतों को आधार मानकर किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला है CH4। कोई सूत्र है, फॉर्मूला है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। इसका रूढ़ नाम क्या होता है? मार्स गैस। रूढ़ नाम क्या होता है? मार्स गैस। और व्युत्पन्न नाम अलग होता है, आईपीएसी नाम क्या होता है? मेथेन। ठीक है, तो मार्स गैस इस प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? दलदली भूमि से या दलदली क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? दलदली भूमि से। तो CH4 का रूढ़ नाम क्या होगा? मार्स गैस। इसके बाद में अगला है CH3OH। क्या है? CH3OH। तो CH3OH का रूढ़ नाम क्या होता है? कास्ट स्पिरिट। क्या होता है? कास्ट स्पिरिट होता है। और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? लकड़ी के बंजक आसवन से। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? लकड़ी के बंजक आसवन से। 3 नंबर पे है CH3COOH। तो इसका रूढ़ नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सिरका, यानी सिरके से प्राप्त। यानी सिरके का एक लैटिन शब्द है एसिटम। एसिटम से क्या बना है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगला है HCOOH। इसका रूढ़ नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो ये किससे प्राप्त होता है? फॉर्मिका। फॉर्मिका क्या है? इंग्लिश शब्द है, यानी लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? चींटी। तो किससे प्राप्त होता है? फॉर्मिका, यानी चींटी से प्राप्त होता है। अगला है CH3COOH इसका रूढ़ नाम क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। ये किससे प्राप्त होता है? दूध से। किससे प्राप्त होता है? दूध। दूध का एक शब्द है लैक्टम, से प्राप्त। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या है? इनके रूढ़ नाम और प्राकृतिक स्रोत। अब ध्यान ये रखना है कि रूढ़ पद्धति में जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है, जितने भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, उनका रूढ़ नाम ज्यों का त्यों ही रहेगा, जैसा है वैसा ही याद करना है। इन कोई भी रूल वगैरह, कोई भी सूत्र वगैरह नहीं होते हैं।
क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत से जैसे प्राप्त होते हैं वैसे के वैसे इनके नाम है। तो रूढ़ पत्ती में कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा नाम दिया गया वैसा ही याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गई रूढ़ पत्ती। अब रूढ़ पत्ती में कुछ एक दो बातें और भी है जो मैं आपको बता देता हूं। अब रूढ़ पद्धति में अशाखित यौगिकों को कैसे लिखा जाता है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो इसके लिए रूढ़ पद्धति में कैसे लिखा जाता है, N ब्यूटेन। कैसे लिखा जाता है, N ब्यूटेन। दूसरा उदाहरण लेते हैं, CH3 CH CH3 CH3। तो रूढ़ पद्धति में इस यौगिक को भी किस रूप में लिखेंगे, आइसो ब्यूटेन। किस रूप में लिखेंगे, आइसो ब्यूटेन। अब आइसो क्यों आता है, क्योंकि जब 2 नंबर कार्बन पर कोई एल्किल समूह जुड़ा होता है तब उसके लिए लिखते हैं हम आइसो। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इसमें 2 नंबर कार्बन पर ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो रूढ़ पद्धति में इनको क्या बोलते हैं, नियो। और टोटल कार्बनिक कंपाउंड कितने हैं, 5, तो क्या बोल देंगे, पेंटेन। तो रूढ़ पद्धति में इस यौगिक का क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटेन। तो समझ गए होंगे, रूढ़ पद्धति में अशाखित यौगिकों को N यानी नॉर्मल ब्यूटेन के रूप में लिखा जाता है, आइसो ब्यूटेन और नियोपेंटेन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है 2 नंबर पे व्युत्पन्न पद्धति। इससे पहले मैं थोड़ा सा सूत्र बता देता हूं बेंजीन का, जो हमने पढ़ा था एरोमेटिक यौगिक में। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। इसको किस किस रूप में लिख सकते हैं, पहला हो गया C6H6 के रूप में, दूसरा हो गया वलय बनाकर लिख सकते हैं, तीसरा हो गया इस रूप में भी लिख सकते हैं, चौथा हो गया वलय को ओपन कर सकते हैं। प्रत्येक कार्बन के पास क्या क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन परमाणु, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो एक कार्बन को छोड़कर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन। जो सारे सारे क्या है, एरोमेटिक यौगिक। अब एक रह गया था साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक वलय के रूप में ही होता है। ठीक है, इसके अंदर बंध नहीं होते हैं, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी के साथ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। ये भी साइक्लोहेक्सेन है, या इसको हम ओपन करके लिखें, यहां लिख देता हूं। तो प्रत्येक कार्बन के पास क्या क्या होते हैं, 2-2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये भी साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है। तो ये आज की हमारी ये रूढ़ पद्धति कंप्लीट हो गई है। रूढ़ पद्धति में ध्यान ये रखना है कि कोई भी नाम चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं जैसे के जैसे ही याद करने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, यानी प्राकृतिक स्रोतों को आधार मानकर इनका नामकरण किया जाता है। अब अगली पद्धति हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 2 नंबर पद्धति रह गई है व्युत्पन्न पद्धति, ये पद्धति हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।